हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं सम्राट अशोक के इतिहास का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं और पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा अभिलेख, प्रशासन और अन्य तथ्यों के बारे में। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में, राज्य अभिषेक के बारे में, प्रमुख युद्धों के बारे में और धम्म नीति के बारे में पढ़ाया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाइए। पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप पार्ट 2 को देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बेसिक चर्चा की है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप जाइए, इस पार्ट 1 को देखिए, तभी आप पार्ट 2 देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्योंकि इस वाले वीडियो में अभिलेखों की चर्चा करने वाला हूं, प्रशासन की चर्चा करने वाला हूं, तो तभी तो आपको ये सारा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप जाइए, पार्ट 1 को देखिए, इसके बाद पार्ट 2 को देखें। और अगर आपको मौर्य वंश का इतिहास शुरू से पढ़ना है तो ये वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, मौर्य वंश का इतिहास, जिसमें मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के इतिहास के बारे में पढ़ाया है, और मौर्य वंश के लोग कहाँ के रहने वाले थे और मौर्य क्यों लिखते थे, इनका मौर्य नाम कैसे पड़ा, तो सारी चर्चा मैंने इस वाले वीडियो में की है। तो इन दोनों वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सम्राट अशोक का इतिहास पार्ट 2। तो यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं किस किस जगह पाए गए हैं, तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो इसीलिए वीडियो को पॉज करके आराम से इसको आप देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि सभी अभिलेखों की मैं चर्चा यहाँ पर करूंगा, तो फिर आगे चल के वीडियो में बात करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। सम्राट अशोक के अभिलेख, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि अभिलेख होता क्या है। पत्थर या किसी कठोर धातु पर लिखे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता है, और भारतीय इतिहासकारों ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेखों में विभाजित किया है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अभिलेख किसे कहा जाता है। अभिलेख पत्थर या फिर किसी कठोर धातु पर लिखे हुए लेखों को कहा जाता है। इतिहासकारों ने क्या किया है कि सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख थे उन्हें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेखों में विभाजित कर दिया है। अब ये शिलालेख क्या होते हैं, देखिए, हालांकि इनकी चर्चा मैं आगे भी करूंगा, लेकिन बेसिक जानकारी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। देखिए, शिलालेख वो होते हैं कि बड़ी सी शिला हो, यानी कि बड़ा सा कोई पत्थर हो, जैसे छोटी पहाड़ी टाइप की भी हो सकती है, तो उस पे जो लेख लिखे होते हैं तो उनको शिलालेख कहा जाता है। और स्तंभ लेख वो होते हैं, एक पिलर टाइप का होता है, यानी कि खंबा सा होता है, उस पे लिखे हुए लेखों को स्तंभ लेख कहा जाता है। और गुहा लेख वो होते हैं जो गुफाओं के अंदर लिखे जाते हैं, तो उनको गुहा लेख कहा गया है। तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेख तीनों में विभाजित किए हैं अलग अलग इतिहासकारों ने। सम्राट अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि इन अभिलेखों की लिपि व्राही, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृत भाषा लिखा है कहीं कहीं और कहीं कहीं पाली भाषा लिखा हुआ है, तो ये क्या है, प्राकृत है या फिर पाली है। देखिए, जैसे कि आजकल हिंदी चल रही है हमारे यहाँ, तो हिंदी कोई भाषा नहीं है। हिंदी के अंतर्गत कई भाषाएं आती हैं, जैसे बुंदेलखंडी आती है, हरियाणवी आती है, राजस्थानी आती है, भोजपुरी आती है, ये कई और भाषाएं आती हैं। तो हिंदी एक समूह का नाम है, कोई भाषा का नाम नहीं है। ठीक इसी तरह से प्राकृत जो भाषा है वो एक समूह का नाम है, और इसके अंतर्गत कई भाषाएं आती थी, और उन्हीं में से एक थी पाली भाषा। तो पाली भाषा में ही सम्राट अशोक के अभिलेख लिखे गए थे, और इनकी लिपि ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी है। तो यहां पर आपको ये समझना होगा। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के माने जाते हैं, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनकी संख्या 84,000 मानी जाती है। परंतु अभी तक सम्राट अशोक के 40 से अधिक अभिलेखों को ही खोजा गया है। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि सबसे प्राचीन जो भारत में जो अभिलेख हैं वो सम्राट अशोक के हैं, क्योंकि उससे प्राचीन अभी तक कोई ऐसे अभिलेख मिले नहीं है। अभी तक नहीं मिले हैं, आगे भविष्य में मिलेंगे, तो उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा आपसे। लेकिन अभी तक
कोई ऐसा प्राचीन अभिलेख नहीं मिला है। हाँ, लेख तो मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में लेख तो मिले हैं, लेकिन अभिलेख की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अभिलेख ऐसे नहीं मिले हैं जो सम्राट अशोक के काल से प्राचीन हो, वो बहुत पहले के हों, तो ऐसा अभी तक नहीं मिला हुआ। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनकी संख्या 84,000 मानी जाती है। तो इतने सारे अभिलेख थे, वो क्यों लिखवाए गए थे? इसलिए लिखवाए गए थे कि सम्राट अशोक ने अपनी धम्म नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन 84,000 अभिलेखों और स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो यहां पर यह बात समझनी होगी। यहां पर सम्राट अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम 1750 में टिफिन थेलर ने खोजा था, जो दिल्ली मेरठ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सम्राट अशोक का जो सर्वप्रथम अभिलेख 1750 में टिफिन थेलर ने खोजा था, और ये कौन सा अभिलेख था? दिल्ली मेरठ अभिलेख था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सम्राट अशोक का दिल्ली टोपरा अभिलेख सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये भी आपको याद रखना है, हालांकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सम्राट अशोक की जो अभिलेख थे वो सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कौन सा वाला अभिलेख था? दिल्ली टोपरा अभिलेख था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब यहां से बात करते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के जो अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शिलालेखों के बारे में। प्रथम शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने जीव हत्या न करने का आदेश दिया है। किसमें? प्रथम शिलालेख में। द्वितीय शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा करने की बात कही है। तृतीय शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने अपने अधिकारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का आदेश दिया है, और माता पिता, श्रमण और भ्रमण की आज्ञा पालन करने का आदेश दिया है। तो थोड़ी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर माता पिता, श्रमण और भ्रमण की आज्ञा पालन करने का आदेश। देखिए, माता पिता की, श्रमण कौन होते हैं? श्रमण बौद्ध साधु, जिनको श्रमण कहा जाता था उस समय। भ्रमण बौद्ध दार्शनिक होते थे। ठीक है, भ्रमण। हालांकि इतिहासकारों ने इनको भ्रमण की जगह ब्राह्मण लिखा हुआ है, लेकिन सही शब्द भ्रमण ही है, क्योंकि ब्राह्मण यानी कि उसमें आधा रा आता है ना, और पाली भाषा जब आप पढ़ेंगे तो पाली भाषा में आधा रा नहीं आता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल जो शब्द है वो है भ्रमण, ना कि ब्राह्मण। तो ये भ्रमण कौन होते थे? ये बौद्ध दार्शनिक होते थे। तो इनकी आज्ञा पालन करने और श्रमण और माता पिता की आज्ञा पालन करने का भी आदेश तृतीय शिलालेख में किसने दिया है? सम्राट अशोक ने। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। देखिए, ये भेरी घोष क्या होता है और धम्म घोष क्या होता है? ये घोषणाएं होती थी, जिससे कोई राजा घोषणा करता था तो उसे पहले भेरी घोष कहा जाता था, लेकिन बाद में जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था तो इसके बाद धम्म घोष कहा जाने लगा था। किसको? उनकी घोषणाओं को, यानी कि जो धम्म की घोषणाएं हैं। तो इसीलिए भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किसमें है? चौथे शिलालेख में। पांचवा शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करने की बात कही है, और धम्म महामात्र का कार्य जनता को मानवता का ज्ञान देना होता था। तो यहाँ पर जनता को मानवता का ज्ञान देना किसका काम था? धम्म महामात्र नामक अधिकारी का काम था। छठवां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने कहा है कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, मुझे जनता की हर समय खबर चाहिए। तो ये छठवें शिलालेख में कहा है। सातवां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने सभी संप्रदाय के सभी लोगों को सब जगह निवास करने की अनुमति प्रदान की है। आठवां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा की शुरुआत बोध गया से की थी। देखिए, बोध गया, उस समय बोध गया को क्या कहा जाता था? उरुबेला। ठीक है, तो उरुबेला से शुरू की थी, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में उरुबेला लिखा हो, बोध गया ना लिखा हो, क्योंकि बोध गया तो आधुनिक नाम है और प्राचीन जो नाम था उसका वो था उरुबेला। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 8वें शिलालेख में कहा गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने आदेश दिया है कि सेवकों यानी कि जो काम करने वाले होते हैं उनके प्रति शिष्टाचार करने का आदेश दिया है 9वें शिलालेख में। 10वां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने धम्म के पालन करने की बात कही है। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की चर्चा की गई है।
जैसे धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं। 12वां शिलालेख, इसमें सम्राट अशोक ने दूसरे धर्मों की आलोचना न करने का आदेश दिया है। अब बात करते हैं 13वें शिलालेख की। 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सम्राट अशोक का यह शिलालेख सबसे लंबा है और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ये आपको याद रखना है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वें शिलालेख में है। और 13वें शिलालेख में ही कहा गया है कि प्रियदर्शी यानी कि सम्राट अशोक ने अपनी धम्म नीति से 600 योजन यानी कि 8640 किलोमीटर तक धम्म विजय प्राप्त की थी। और जिन राजाओं ने सम्राट अशोक के धम्म को स्वीकार किया था वह मिस्र के टॉलमी द्वितीय और मकदूनिया के एंटीगोनस गोनिटस और श्रीलंका के राजा थे, और दक्षिण भारत के चौल, चेर और पांड्य आदि राजाओं ने स्वीकार किया था सम्राट अशोक का धम्म। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है? 13वें शिलालेख में की गई है इसकी चर्चा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। 14वां शिलालेख, इसमें देश भर में खुदवाए गए अभिलेखों की चर्चा की गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, उन पे बात करते हैं। जैसे कि मास्की अभिलेख, यह अभिलेख आधुनिक कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है और इसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है तथा इसी अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक भी लिखा हुआ है। इस अभिलेख की खोज वीडेन के द्वारा 1915 में की गई थी। तो ये किस में कहा गया है? मास्की अभिलेख में कहा गया है। तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि मास्की अभिलेख, और ये कहाँ है? कर्नाटक के रायचूर जिले में है ये। अब बात करते हैं दूसरे अभिलेख की, भाब्रू या बैराट अभिलेख। सम्राट अशोक का यह अभिलेख राजस्थान के जयपुर जिले में है और इसमें सम्राट अशोक का नाम प्रियदर्शी यानी कि प्यारा दिखने वाला लिखा हुआ है। इसी अभिलेख में बुद्ध धम्म तथा संघ का उल्लेख है और इस अभिलेख की खोज कैप्टन वर्ट ने 1840 में की थी। तो आपको यह भी याद रखना है। नंबर 3, नेतुर अभिलेख। सम्राट अशोक का यह अभिलेख कर्नाटक के मैसूर में है। इसमें सम्राट अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। नंबर 4, गुर्जरा अभिलेख। सम्राट अशोक का यह अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है और इस अभिलेख में भी सम्राट अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। नंबर 5, एरगुड़ी अभिलेख। सम्राट अशोक का यह अभिलेख आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है और यह अन्य सभी अभिलेखों से अलग है क्योंकि इस अभिलेख में लिखावट शैली हड़प्पा सभ्यता की तरह है, बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं है। तो ये अलग है, तो इसको यहाँ पे याद रखना है। एरगुड़ी अभिलेख में क्या है कि जो लिखावट जो लिखी गई है वो हड़प्पा सभ्यता की तरह है, जैसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। नंबर 6, सोहगौरा ताम्रलेख। सम्राट अशोक का यह ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है और यह प्रथम ताम्रलेख है और इस ताम्रलेख में अकाल के समय अनाज बांटने का विवरण है। अब बात करते हैं स्तंभ लेखों पे। अभी मैं आपको शिलालेख पढ़ा रहा था, अब स्तंभ लेखों के बारे में चर्चा करूंगा। स्तंभ लेख होते क्या है वो देख लेते हैं। खंबा या पिलर पर लिखे हुए लेखों को स्तंभ लेख कहा जाता है। जैसे कोई खंबा टाइप का होता है मोटा लंबा सा, उस पे जो लेख लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्तंभ लेख। नंबर 1, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख की खोज 1750 में टिफेन थेलर ने की थी। यह स्तंभ लेख मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में था, परंतु फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया था। तो यहां पर आपको याद रखना है कि दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख सबसे पहले इसी की खोज की थी 1750 में टिफेन थेलर ने। इसको याद रखना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख को कैप्टन पॉलियर के द्वारा 1785 में खोजा गया था। मूल रूप से यह स्तंभ लेख हरियाणा के अंबाला जिले के टोपरा गांव में था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि हरियाणा के अंबाला
जिले के टोपरा गांव में था, लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से था ये। तो देखो यहाँ पर इतिहासकारों की एक मत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर हरियाणा के अंबाला जिले के टोपरा गांव लिखा हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकारों को मैंने और पढ़ा था तो उन्होंने सहारनपुर लिखा हुआ है। परंतु फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे भी दिल्ली लाया गया था। इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक के सभी स्तंभ लेखों को उत्कीर्ण करवाया गया है और यह सम्राट अशोक का अंतिम अभिलेख भी माना जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि 1785 में किसकी खोज की गई थी? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की खोज की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दिल्ली मेरठ अभिलेख और दिल्ली टोपरा अभिलेख। नंबर 3, सांची स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख में महामात्रों को संघ में लड़ाई झगड़े को रोकने का आदेश दिया है और यह स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नंबर 4, सारनाथ स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख की खोज 1905 में आर.एल. स्टाइन ने की थी और यह स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है और इसमें धम्म महामात्रों को संघ में लड़ाई झगड़े को रोकने का आदेश दिया गया है। यानी कि इसमें भी धम्म महामात्रों को संघ में लड़ाई झगड़े का रोकने का आदेश दिया है। किसमें? सारनाथ स्तंभ लेख में दिया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि सारनाथ स्तंभ लेख से ही भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसपे आपको जो 4 शेर बने हुए दिखाई देते हैं, वो इसी स्तंभ लेख से लिया गया था, सारनाथ स्तंभ लेख से। और जो गोल चक्र जो तिरंगा पे लगा हुआ है ना हमारे झंडे पे, तो ये भी सारनाथ से ही लिया गया है। जो गोल चक्र जिसमें 24 तीलियां होती हैं वो, तो ये आपको याद रखना है यहाँ के सारनाथ स्तंभ लेख से ही ये दोनों लिए गए हैं। नंबर 5, कौशाम्बी स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख की खोज 1834 में B.S. वट के द्वारा की गई थी। मूल रूप से यह स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, परंतु मुगल बादशाह अकबर ने इस स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में रखवाया था और इसी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक की रानी कारूबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है तथा इसमें सम्राट अशोक के पुत्र तीवर का भी उल्लेख है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौशाम्बी स्तंभ लेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? T.S. वट के द्वारा की गई थी 1834 में। और ये मूल रूप से कहाँ था? कौशाम्बी में था, लेकिन मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया था कि इस स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में रखवाया था और इसी स्तंभ लेख को रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सम्राट अशोक की जो रानी थी कारूबाकी, उनके द्वारा जो दान दिया गया था उसकी वहां पर चर्चा की गई है और सम्राट अशोक के पुत्र तीवर का भी उल्लेख कौशाम्बी स्तंभ लेख में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। नंबर 6, रुम्मनदेई स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के इस स्तंभ लेख की खोज 1896 में फीहरर ने की थी और यह स्तंभ लेख नेपाल के तराई में स्थित है। इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने धार्मिक कर वली को माफ किया था तथा भूमि कर को कम करके 1/8 भाग कर दिया था और इसी स्तंभ लेख को इतिहासकारों ने आर्थिक अभिलेख भी कहा है। नंबर 7, निगाली सागर स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख की खोज 1895 में फीहरर के द्वारा की गई थी और यह स्तंभ लेख नेपाल के तराई में स्थित निगलीवा गांव में है। सम्राट अशोक ने यहाँ पर 26वें बुद्ध कनक मुनि के स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। इसकी चर्चा मैंने जब मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैंने की थी कि सम्राट अशोक ने 26वें जो बुद्ध थे जिनका नाम था कनक मुनि, उनके स्तूप का निर्माण करवाया था और इसका सबूत कहाँ मिलता है? निगाली सागर स्तंभ लेख में मिलता है। और निगाली सागर स्तंभ लेख कहाँ है? ये नेपाल की तराई में है, वहां पर एक निगलीवा गांव है, तो वहीं पर है ये। तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं सम्राट अशोक के गुहा लेख। तो सबसे पहले जान लेते हैं गुहा लेख क्या होते हैं। गुहा लेख उन लेखों को कहा जाता है जो गुफाओं के अंदर लिखे जाते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष तथा 19वें वर्ष बराबर पहाड़ी, देखिए बराबर पहाड़ी उस समय नाम था, आधुनिक नाम है खलीवतक पर्वत जो कि बिहार में है,
पर वहां पर सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण करवाकर आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान की थी, क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सम्राट अशोक ने क्या किया था कि अपने राज्य अभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष में बराबर पहाड़ी, यानी कि आधुनिक उसका नाम है खलीवतक पर्वत, जो कि बिहार में है, तो खलीवतक पर्वत पे सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण करवाया था। और इन गुफाओं को जो आजीवक संप्रदाय के साधु होते थे उनको ये दान किया था, क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले आजीवक संप्रदाय के ही अनुयायी थे। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सम्राट अशोक, वैसे काफी सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि वो हिंदू थे या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत और फेक न्यूज है। वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे ये, क्योंकि उनके जो पिता थे बिंदुसार, वो भी आजीवक संप्रदाय के ही अनुयायी थे। हाँ, उनके जो दादा थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और सम्राट अशोक प्रारंभ में आजीवक संप्रदाय के ही अनुयायी थे। इसके बाद वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने सम्राट अशोक के सभी स्तंभ लेखों में लिखे हुए लेखों को कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकीरम के नाम से 1879 में प्रकाशित किया था। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब बात करते हैं मौर्यकालीन संस्कृति की। उसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रशासन की। मौर्य काल में प्रशासन किस तरह का था उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्र आता था, केंद्र के बाद था प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, इसके बाद आहार, इसके बाद स्थानीय, इसके बाद द्रोणमुख, इसके बाद खार्वटिक, इसके बाद आता था संग्राहक और अंत में ग्राम। तो ये इसी क्रम में थे। तो इनको आपको याद रखना है कि किस क्रम में थे ये। केंद्र, प्रांत, मंडल, आहार, स्थानीय, द्रोणमुख, खार्वटिक, संग्राहक और ग्राम। प्रधानमंत्री, जिसे मौर्य काल में अग्रामात्य कहा जाता था। सम्राट अशोक के समय में प्रधानमंत्री राधा गुप्त थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर राधा गुप्त थे सम्राट अशोक के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था राधा गुप्त, और उन्हें प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता था, उस वक्त अग्रामात्य कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। धम्म महामात्र, यह जनता को धम्म की जानकारी प्रदान करने वाला अधिकारी होता था। प्रादेशिक, यह प्रदेश का प्रमुख अधिकारी होता था। रज्जुक, यह जनपद का मुख्य अधिकारी और न्यायाधीश होता था। युक्त, यह रज्जुक के अधीन होता था। प्रतिवेदिक, यह राजा के द्वारा दिए गए आदेशों को जनता तक पहुंचाता था। व्रज भूमिक, यह पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। इति झाका महामात्र, यह एक महिला अधिकारी होती थी, जिसका कार्य महिलाओं के अधिकारों तथा उनसे जुड़ी सभी समस्याओं की देखभाल करना होता था। वैसे तो इतिहास में तरह तरह के राजा हुए, लेकिन किसी भी राजा के शासनकाल में महिलाओं से जुड़ी अधिकारों की बात या फिर महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं उन पे चर्चा नहीं की गई है। जितने भी राजा हुए, चाहे आप मुगल काल के हों, चाहे उससे पहले के हों, चाहे जो भी फेमस राजा रहे हों, किसी भी राजा ने महिला अधिकारी को नियुक्त नहीं किया है या फिर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन इतिहास में सम्राट अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महिला अधिकारी ही नियुक्त किया था, जो केवल और केवल महिलाओं से जुड़ी जो समस्याएं होती थी उन पे अपनी बात रखता था। और इस महिला अधिकारी का नाम होता था इति झाका महामात्र। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अंत महामात्र, ये सीमावर्ती प्रदेशों में धम्म के प्रचार को करने वाला अधिकारी होता था। सम्राट अशोक के शासनकाल में उनका संपूर्ण साम्राज्य 5 भागों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, पूर्वी प्रदेश और कलिंग में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक कहा जाता था। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली एक महासमिति करती थी, जिसमें
6 समितियां भी होती थीं और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इंडिका मेगास्थनीज का ग्रंथ है। इसके बारे में मैं आपको जब शुरुआत में पढ़ा रहा था मौर्य साम्राज्य के बारे में, तभी मैंने वहां पे चर्चा की थी। इसीलिए तो मैंने कहा था आपसे शुरुआत में कि जो मेरा पहला वीडियो है मौर्य साम्राज्य का वो देख लीजिए, उसमें मैंने चर्चा की हुई है। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसकी प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्र कहा जाता था। सम्राट अशोक के शासनकाल में जनपद के मुख्य न्यायाधीश को रज्जुक तथा नगर के मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। मौर्य काल में भूमि कर का 1/4 या 1/6 भाग लिया जाता था, जिसे सीता कहा जाता था। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीता मौर्य काल में किसको कहा जाता था? भूमि कर को कहा जाता था। मौर्य काल में धार्मिक कर को वली कहा जाता था। यहां पे याद रखना है वली, वली किसको कहा जाता था? ये एक धार्मिक कर होता था जिसे मौर्य काल में वसूला जाता था। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। न तो सती प्रथा का प्रचलन था और न ही बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था क्योंकि इसके कोई भी प्रमाण नहीं मिले हुए हैं, और न ही बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी। हाँ, कुछ जनजातीय जो इलाके थे उनमें बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी, लेकिन सामान्य जो होते थे शहर, उनमें बाल विवाह प्रथा का कोई भी प्रचलन होने का अब तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। मौर्य काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मौर्य काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था, क्योंकि सम्राट अशोक के शासन काल में इति झाका महामात्र नामक एक अधिकारी जो थी महिला, उनको नियुक्त किया जाता था महिलाओं के अधिकारों के लिए। और बौद्ध धर्म में तो वैसे भी महिलाओं को संघ में शामिल किया जाता था और उन्हें धार्मिक कार्यों में भाग लेने का भी पूरा पूरा अधिकार था। तो यहाँ पर मौर्य काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का भी अधिकार था। सती प्रथा का तो कोई अब तक वहां पर प्रमाण नहीं मिला है और ना ही बाल विवाह का कोई वहां पर प्रमाण मिला है अब तक, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। हाँ, कुछ जनजातीय इलाके थे उनमें बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी। मौर्य काल में सूत कातने और बुनने का कार्य किया जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर मौर्य काल में सूत कातने और बुनने का कार्य किया जाता था। मौर्य काल में पुंड्र नगर, जिसे आधुनिक हम बंगाल कहते हैं, मलमल के लिए विश्वविख्यात था। तो ये भी आपको याद रखना है। मौर्य काल की मुद्राओं पर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल और सर्प आदि के चित्र बने हुए हैं, जिसे आहत सिक्के भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मौर्य राजाओं के जो सिक्के होते थे उन पर सूर्य का चित्र, चंद्र का चित्र, पीपल का, मयूर का, बैल का और सर्प का चित्र बना हुआ है, और इन्हें ही आहत सिक्के कहा जाता है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। मौर्य काल की राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्तूप, चैत्य, स्तंभ आदि आते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है नगर निर्माण, स्तूप, चैत्य, स्तंभ। देखो यहां पर स्तूप क्या होते हैं? स्तूप बेसिकली जब कोई महान व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको जलाया नहीं जाता था, उसको दफनाया जाता था, तो उसी के ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। वो चैत्य वो होते हैं, चैत्य प्रार्थना स्थल होते हैं। जैसे हमारे आज मंदिर होते हैं, मंदिरों में तो पूजा होती है लेकिन चैत्यों में पूजा नहीं होती थी, वहां पर प्रार्थना होती थी, तो उनको चैत्य कहा जाता था। स्तंभ वो होते हैं एक पिलर टाइप के, जैसे कि मैंने आपको बताया खंबा टाइप का होता था, उस पर कुछ लेख लिखे हुए थे, उन्हें स्तंभ कहा जाता था। तो ये मौर्यों की राजकीय कला के अंतर्गत आते हैं। भारतीय ध्वज यानी कि तिरंगा पर जो 24 तीलियों वाला चक्र बना है वह अशोक चक्र है, यह भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जैसा कि इसकी चर्चा मैं अभी आपसे कर चुका हूं कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जिस पर शेर बने हुए हैं और नीचे एक चक्र बना हुआ है, तो ये जो चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन थे। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन थे। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों की।
नंबर 1 कुणाल, यानी कि सम्राट अशोक के बाद कुणाल, इनका जो शासनकाल था 232 से 228 ईसा पूर्व के मध्य में था। इसके बाद आते हैं दशरथ, 228 से 224 ईसा पूर्व के मध्य में इनका शासनकाल था। फिर आते हैं संप्रति, इनका जो शासनकाल था 224 से 215 ईसा पूर्व के मध्य में था। फिर आते हैं सालिशुक, इनका जो शासनकाल था 215 से 202 ईसा पूर्व के मध्य में था। फिर आते हैं देववर्मन, 202 से 195 ईसा पूर्व के मध्य में इनका शासनकाल था। फिर आते हैं सतधनवन, इनका जो शासनकाल था 195 से 187 ईसा पूर्व के मध्य में था। और फिर अंत में आते हैं वृहद्रथ, 187 से 185 ईसा पूर्व के मध्य में इनका शासनकाल था। तो ये तो थे सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी और उनका शासनकाल। ये भारतीय इतिहासकारों के अनुसार हैं। अब बात कर लेते हैं कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ क्या कहते हैं सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में, और पुराण क्या कहते हैं, चलो उन पे भी देख लेते हैं। पहले बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, उनके अनुसार सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों के क्या नाम हैं। सबसे पहले कुणाल, ये तो बात बिल्कुल सही है, कुणाल संपदी लिखा हुआ है। बृहस्पति, बृहसेन और पुष्यवर्धन और पुष्यमित्र। देखिए यहां पर इतिहासकारों ने बड़ी ही होशियारी से कुछ काम लिया है। पुष्यमित्र शुंग, इसे शुंग वंश का बताते हैं, लेकिन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ इसे मौर्य वंश का अंतिम राजा बताते हैं पुष्यमित्र को। यह बात यहां पर बड़ी कंफ्यूज करने वाली है। अब बात करते हैं पुराणों के अनुसार। पुराणों के अनुसार सम्राट अशोक के बाद कुणाल हुए, बंधुपालित हुए, इंद्रपालित हुए, दसोन हुए, दशरथ हुए, संप्रति, सालिशुक, देवधर्मन, सतधनुष्य और अंत में वृहद्रथ हुए। तो ये पुराणों के अनुसार हुए। अब आप इनको मैच करें, इनके नाम, तो ये आपस में मैच ही नहीं है, क्योंकि पुराण अलग नाम दे रहे हैं, बौद्ध जैन ग्रंथ अलग नाम दे रहे हैं और इतिहासकार अलग नाम दे रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अंतिम मौर्य राजा कौन थे, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन सारे लोगों ने मन के आधार पर ये लिखा हुआ है। न तो कोई भी अब तक अभिलेख ऐसा है कि जिसमें लिखा हो कि ये अंतिम मौर्य राजा थे, नहीं, और ना ही कोई ठोस प्रमाण। अगर आप पुराणों की तरफ जाते हैं तो बौद्ध और जैन ग्रंथ आपको झूठे लगेंगे। क्यों? क्योंकि बौद्ध जैन ग्रंथों में तो अलग नाम लिखे हुए हैं, और पुराणों की तरफ नहीं जाते हैं और बौद्ध और जैन ग्रंथों की तरफ जाते हैं तो बृहद्रथ अंतिम राजा नहीं थे, क्योंकि उसमें तो पुष्यमित्र शुंग का नाम लिखा हुआ है और पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के माने जाते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल का काम है कि अंतिम राजा कौन थे, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। इसके बारे में किसी भी ग्रंथ में साफ साफ नहीं लिखा है। इसीलिए यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। परंतु भारतीय इतिहासकारों ने पुराणों के अनुसार बृहद्रथ को अंतिम मौर्य सम्राट माना है, जिनकी हत्या 185 ईसा पूर्व में उनके ही मंत्री पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी और मगध पर एक नए राजवंश शुंग वंश का उदय हुआ था। अब यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये बृहद्रथ नाम पुराणों के अनुसार है, ना कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार है। इतिहासकारों ने जो नाम लिखे हुए हैं वो कुछ पुराणों के अनुसार लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको इतिहासकारों की तरफ से भी नाम बताए, बौद्ध और जैन ग्रंथों की तरफ से भी नाम बताए और पुराणों की तरफ से भी नाम बताए। तो उनमें आप मैच नहीं कर सकते कौन क्या है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। इतिहासकारों ने जो समर्थन किया है वो पुराणों का समर्थन किया है और उन्होंने बृहद्रथ को अंतिम राजा माना है। लेकिन बृहद्रथ थे या नहीं थे इसके बारे में कोई प्रमाणित प्रूफ अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। बस इतना कहा जा सकता है कि 185 ईसा पूर्व के बाद पुष्यमित्र शुंग मगध की गद्दी पर बैठे हुए थे। तो यहां पर यह बात तो सही है कि 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग नामक जो राजा थे वो मगध के सिंहासन पर आसीन हुए थे और यहीं से शुंग वंश की शुरुआत होती है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आया हो तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।